ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है और राजधर्म के प्रसंग में हम अब आगे पढ़ते हैं शत्रु मित्र और उदासीन के विषय में, और इन्हीं के प्रति 6 प्रकार की नीतियों का पालन करना होता है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, संशय आदि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है राजनीति का। भारत के इतिहास में अथवा विश्व के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में विजय का जो कारण है वो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय ही है। कोई 7वां कारण नहीं है। यही कारण होते हैं अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और अपनी संस्कृति का परचम लहराने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो राज्य, जो देश, जो राजा, जो कैबिनेट इन नीतियों में कुशल होते हैं उनकी सदा विजय होती है, और जो इन नीतियों की उपेक्षा करते हैं उनकी सदा पराजय होती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अनंतरम अरि विद्याधरी सेविनेम एव च अरेर अनंतरम मित्रम उदासीनम तयो परम। अनंतरम अपने राज्य के समीपवर्ती राजा को और अरिसेविनम शत्रु राजा की सेवा सहायता करने वाले राजा को, अरिम अविद्यात शत्रु राजा समझे, अरे अनंतरम मित्रम अरि से भिन्न अर्थात शत्रु से विपरीत आचरण करने वाले अथवा सेवा सहायता करने वाले राजा को और शत्रु राजा की सीमा से लगे उसके समीपवर्ती राजा को मित्र राजा माने। तयो परम उन दोनों से भिन्न किसी भी राजा को उदासीन, जो ना सहायता करे ना विरोध करे, उसे उदासीन राजा समझना चाहिए। ये राजाओं की चर्चा नहीं है केवल, ये सभी की चर्चा है। आपका कोई ना कोई मित्र अवश्य होगा और आपका कोई शत्रु भी होगा, और एक तीसरी प्रकृति का व्यक्ति होगा, वो उदासीन रहेगा, तटस्थ रहेगा। ना तो वह आपका मित्र है और ना वह आपका शत्रु है। मतलब कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जिनसे गुड मॉर्निंग किए बगैर, नमस्ते किए बगैर, राम राम किए बगैर आपका खाना ना पचे, मतलब अच्छा ही न लगे। मित्र श्रेणी के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आप नाम लेना, नाम सुनना और उन्हें देखना भी पसंद ना करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे, कभी नमस्ते हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो ये 3 प्रकृति के लोग आपके रहते हैं, सभी के रहते हैं, हर मनुष्य के, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी के रहते हैं। तो शत्रु कौन है? जो आपसे लड़ाई बखेड़ा करेगा, वो शत्रु होगा। और मित्र कौन है? जो आपकी सहायता करेगा, सेवा करेगा, आपका शुभ चिंतक रहेगा। और उदासीन कौन है? जो तटस्थ है, ना तो सेवा सहायता करता, ना ही लड़ाई बखेड़ा करता, केवल अपना काम करता है। तो ये जो 3 प्रकार के पड़ोसी हैं या 3 प्रकार के जो राजा हैं, इन राजाओं के साथ 6 प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जैसी परिस्थिति आन पड़े। परिस्थिति के अनुसार 6 में से कोई एक विधि का आपको पालन करना चाहिए। जो आज शत्रु है वो कल मित्र हो सकता है, जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है, जो उदासीन है वो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। ये समय समय की बात है।
ठीक है, परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति की विचारधारा भी बदल जाती है। तान सर्वान अभिसंदद्यात् समाधि भी उपक्रमे व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च। उन सब प्रकार के राजाओं को, किन सब प्रकार के राजाओं को? जो अभी बताए, शत्रु मित्र उदासीन, इनको साम आदि उपायों से, साम आदि यानी 4 उपायों से, 3 को 4 उपायों से, ये गिनतियां कहां पर आती हैं? विदुर नीति के अंतर्गत आती हैं। 3 को 4 उपायों से सदैव वश में रखना चाहिए। तो 4 उपाय कौन से हैं? साम, दाम, भेद, दंड। ठीक है, इन 4 उपायों से, वैसे ही एक एक उपाय से अथवा समस्त सब उपायों का एक साथ प्रयोग करके पौरुषेण पराक्रम से तथा नीति से अभिसंध्यात उनको वश में करके रखना चाहिए। तो गिनती के माध्यम से महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिए थे, किस को किस से किस प्रकार से कैसे वश में करना चाहिए। तो शत्रु मित्र उदासीन को साम, दान, भेद, दंड से, फिर 5 प्रकृतियां और बताई, फिर 6 ये षड्यंत्र बताए। तो वहां पर राजनीति का वृहद उपदेश विदुर नीति के अंतर्गत किया गया। यहाँ पर हम मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं तो कहा कि इन 3 लोगों को 4 प्रकार के उपायों से वश में करके रखें। तो शाम, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेम पूर्वक समझा बुझा करके मित्र को मित्र बनाए रखें, शत्रु को उग्र ना होने देवे और उदासीन बीच में चौधरी ना बने। ठीक है ना, तो वो शाम से कर लेवे। जब समझा बुझा करके बोलचाल से बात ना बने तो कुछ ले दे करके मामले को रफा दफा कर ले, जैसे राजीनामा करना होता है, किसी का मुंह बंद कराना होता है, किसी के बढ़ते हुए स्वर को रोकना होता है, तो दाम से कर लेवे। जब दाम से यानी दान से बात ना चले, ले दे करके बात ना चले, तो फिर उसका कुछ भेद, उसकी कुछ नब्ज, दुखती रग पर हाथ रखना चाहिए। और अगर उससे भी काम न चले तो अंत में क्या है? दंड है, दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो इन 4 नीतियों से आप 3 प्रकार के जो राजा हैं या 3 प्रकार के आपके पड़ोसी हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए? सदैव वश में करके रखना चाहिए, तो ही आप सुरक्षित हैं। अब कह रहे हैं संधिम च विग्रम चैव यानम आसनम एव च द्वैदी भावम संसरय च षड गुणांश चिंतयेत सदा। तो ये राजा को 6 प्रकार के जो गुण हैं, जिनको आप षड्यंत्र भी चाहें तो कह सकते हैं, इन गुणों का सदैव चिंतन करना चाहिए, इनकी स्टडी हमेशा करते रहना चाहिए। संधि की, विग्रह की, यान की, आसन की, द्वैधी भाव और संश्रय की। और कौन कौन किससे संधि कर रहा है, किससे विग्रह कर रहा है, किससे यान कर रहा है, कब आसन, द्वैधी भाव और संश्रय का प्रयोग कर रहा है, इसकी भी स्टडी करना है। और पूर्व के राजाओं ने क्या क्या किया, तो इस पर बहुत बड़ी स्टडी की आवश्यकता है। तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका आपातकाल में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके विषय में पहले कह रहे हैं कि ये जो 6 चीज़ें हैं ये हैं क्या, इनके कितने विभाग हैं और कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। आसनम च यानम च संधिम विग्रहम एव च कार्यम वेक्ष्य प्रयुंजित द्वैधम संसरेम एव च। राजा बिना युद्ध के अपने राज्य में शांत बैठे रहना अथवा युद्ध के अवसर पर शत्रु को घेरकर बैठ जाना और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाना तथा शत्रु राजा अथवा किसी अन्य राजा से मेल करना, शत्रु राजा से युद्ध करना, युद्ध के समय सेना के 2 भागों में उसको विभाजित करके आक्रमण करना, निर्बल अवस्था में किसी बलवान राजा का आश्रय लेना, युद्ध विषयक इन गुणों को कार्य सिद्धि को देख करके उसको प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो अब इनके भेद बता रहे हैं। जो 6 चीजें हैं, 6 प्रकार बता दिए। यानी पहला प्रकार बता दिया कि बिना युद्ध के अपने राज्य में शांत बैठे रहना, इसको बोलते हैं आसन। युद्ध नहीं करना है, शांत रहो। और दूसरा क्या है कि युद्ध के अवसर पर शत्रु को घेर करके बैठ जाना। हालांकि इनकी व्याख्याएं आगे होंगी। युद्ध के अवसर पर शत्रु को घेर करके आप बैठोगे तो आपकी जीत निश्चित है, परंतु आप में सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे क्या हुआ था, अजय दुर्ग हैं, अजय,
ऐसे दुर्ग, ऐसे किले बने हैं जिन पर चढ़ना या जिनको फोड़ना या जिसके अंदर प्रवेश करना कैसा है, कठिन है। और आप युद्ध की इच्छा से आए हैं तो क्या करोगे, डेरा डाल लो, आसन डाल लो। आसन डालोगे तो क्या होगा, वो जो आवागमन है, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। राज्य में खाने पीने की जो चीजें हैं वो एक टाइम पर जाकर के बंद हो जाएंगी। फिर जो शत्रु राजा है, जो किले में छुपा बैठा है, जो लोग दुर्ग में छुपे बैठे हैं, उनको व्यवस्थावश बाहर निकलना पड़ेगा। दाना पानी तो खत्म हो गया ना, जब बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा, आक्रमण हो जाएगा। एक राजा हुए, मुगल राजा, वो 5 महीने तक एक किले को घेर करके बैठ गए थे और जिस नदी से उस राज्य में पानी जाता था उस नदी में उन्होंने जहर मिला दिया था। तो फिर बाद में क्या हुआ, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का जो किला है वो ऐसे ही फतेह किया गया था। लगभग 32 या 36 किलोमीटर की रेंज में वो किला है, उसकी दीवारें हैं। आप चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवारें उसकी कह सकते हैं। और 700 एकड़ के आसपास में वो किला बना था और उसकी जो लंबाई है दीवार की वो 32 या 36 किलोमीटर की है। और दीवार भी कितनी चौड़ी है कि 4 से 8 घोड़े दीवार के ऊपर चल सकते हैं। तो ऐसे किले को भी फतेह कर लिया गया था संभवतः औरंगजेब के द्वारा। 5 महीने तक बाहर बैठ गया था और जिस नदी से पानी इस राज्य में प्रवेश करता था उस नदी में जहर मिला दिया था। तो अंत में क्या हुआ, जो लोग अंदर बैठे उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये युद्ध नीतियां होती थी, तो इसको बोलते हैं आसन। ठीक है, फिर कह रहे हैं यानम, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाना, प्रस्थान करना। यानम का मतलब होता है प्रस्थान करना। संधि का मतलब होता है कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई करेंगे तो मारे जाएंगे, तो क्या करो, संधि कर लो, फ्रेंडशिप कर लो। और विग्रह का मतलब क्या है कि अब संधि करने की आवश्यकता नहीं है, आप ताकतवर हो गए हैं तो अब आप उससे संधि को तोड़ दो, यानी विरोध शुरू कर दो। द्वैतम, युद्ध के समय सेना के 2 भागों का वर्गीकरण कर देना, यानी शत्रु को अपने आप को कमजोर दिखाना। सामने शत्रु है और शत्रु को ऐसे भ्रम में डाल देना कि हम कमजोर हैं और सेना को 2 भागों में विभक्त कर देना। ठीक है, संशय, निर्बल अवस्था में आप लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आपको क्या लगा कि हार हो सकती है, तो अब आप क्या करें, किसी धार्मिक राजा, बलवान राजा की शरण ले लें और उससे सहायता मांगे। तो ये 6 चीजें हैं, तो उसके विषय में बता रहे हैं। संधिम तो द्विविधम विद्याद राजा विग्रह एवचा उभे यानासने च द्विविधा संश्रया स्मृता। संधि और विग्रह के 2 भेद यहां पर बताए हैं, याने और आसने। यान और आसन के भी 2 भेद हैं, संश्रय के भी 2 भेद हैं। तो जो 6 चीजें बताई हैं उन सबके 2 भेद कहे गए हैं। तो क्या क्या है, समान यान कर्माचा विपरीतस्तथैव च तत्वाद वायति संयुक्त संधिर्जेयो द्विलक्षणम। तात्कालिक फल देने वाली और भविष्य में फल देने वाली संधि द्विलक्षणा जेया, ये 2 प्रकार से समझनी चाहिए। नहीं, संधि जो है 2 प्रकार की होगी। एक संधि वो हो सकती है जो आपको तुरंत फल दे सकती है, तो आप संधि कर लो, आपको इंस्टेंट लाभ मिलेगा। और यह संधि क्यों करो कि फ्यूचर में आपको इससे लाभ मिलेगा, प्रेजेंट में लाभ नहीं है। तो 2 लाभों को ध्यान में रख करके हम संधि करते हैं किसी के साथ। समान यान कर्ता, समान यान कर्मा, शत्रु राजा पर आक्रमण करने के लिए किसी अन्य राजा से मेल करना। उसी प्रकार पहले से विपरीत संधि किए हुए साथी राजा द्वारा शत्रु राजा पर पृथक पृथक आक्रमण करने के लिए मेल करना, अथवा शत्रु राजा पर आक्रमण न करके उससे कोई समझौता कर लेना अपनी बल स्थिति आदि को देख करके। तो पहली स्थिति तो ये है कि शत्रु राजा पर आप सीधा ही आक्रमण कर दो। आक्रमण करने के लिए क्या करो, आप किसी राजा के साथ मिल जाओ, संधि कर लो। ठीक है, और दूसरा ये है, दूसरी स्थिति ये है कि जो उसका शत्रु है, जो हमारा शत्रु राजा है, उस शत्रु का कोई दूसरा शत्रु है, उस शत्रु से मेल कर लेना।
तो एक तो है युद्ध के लिए सहायता कर लेना, सहायता में संधि कर लेना, दूसरा शत्रु को मित्र बना लेना, उससे संधि कर लेना। तो ये दो प्रकार के संधि के स्वरूप हैं। और इसके भी दो लाभ क्या थे, या तो इंस्टेंट लाभ होगा, हाल के हाल लाभ मिल सकता है आपको युद्ध में, या भविष्य में आपको सीमा की सुरक्षा के लिए आपको लाभ मिल सकता है। तो ये दो प्रकार की आप संधि कर सकते हैं। स्वयं कृतस्य कार्यार्थम अकाले काल एव मित्रस्य चैव अपकृते द्विविधो विग्रह स्मृता। तो विग्रह, कलह, युद्ध, ये बिगाड़, विक्षेद जो है ये भी दो प्रकार का होता है। काले, चाहे युद्ध के लिए समय निश्चित किया गया हो, अथवा अकाले, अनिश्चित किसी भी समय में, कार्यार्थम, कार्य की सिद्धि के लिए, स्वयं कृता, किसी राजा से स्वयं किया गया विग्रह, अथवा मित्र से अपकृते, किसी राजा के द्वारा मित्र राजा पर आक्रमण करने या हानि पहुंचाने पर मित्र राजा की रक्षा के लिए उसके शत्रु राजा से किया गया विग्रह। ठीक है, तो ये विग्रह भी दो प्रकार का होगा। या तो आपको लगता है कि मेरा सामर्थ्य है और मुझे अब संधि की आवश्यकता नहीं है, तो अब इससे बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, हम खुद इससे लड़ सकते हैं, तो विग्रह कर दो। अथवा ऐसा है कि कोई आपका मित्र राजा है और आपने किससे संधि कर रखी है, शत्रु राजा से, तो शत्रु राजा से संधि कर रखी है, अब आपको मित्र राजा की सहायता करने के लिए शत्रु राजा से विग्रह करना है। तो इसलिए आपको ये विग्रह भी दो प्रकार का है, या तो आप सीधे टक्कर लो, या अपने किसी मित्र की सहायता करने के लिए आप शत्रु राजा से विग्रह कर लेवे। यान को भी दो प्रकार से कहा, एकाकिन आत्यायिके कार्ये प्राप्ते यद श्रेया संहतस्य च मित्रेण द्विविधम यानम उच्यते। युद्ध की अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर और यदि इच्छया, युद्ध करने की इच्छा होने पर, एकाकिना, अकेले ही, अथवा मित्रेण संहतस्य, किसी मित्र राजा के साथ मिलकर युद्ध के लिए जाना, ये दो प्रकार का यान युद्धार्थ गमन कहलाता है। तो ये या तो स्वयं आप लड़ने के लिए चले जाओ, या किसी मित्र के साथ आप चले जाओ। ठीक है, फिर आसन के दो वेद कहे, क्षीणस्य चैव कर्मशो देवात् पूर्व कृतेन वा मित्रस्य च अनुरोधेन द्विविधम स्मृत महासनम। तो इस जन्म या पूर्व जन्म में कृत कार्यों या कर्मों के फल के कारण शत्रु की अपेक्षा से क्षीण स्थिति होने के कारण, अथवा मित्र राजा के आग्रह के कारण युद्ध न करके अपने राज्य में शांत बैठे रहना, इसको आसन कहते हैं। तो पहले कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से क्या हुआ, शक्ति सामर्थ्य हमारा कमजोर पड़ गया, हमारी नीतियां गलत थी। जैसे कि हुआ ना कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब युद्ध के हथियार बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पछताना पड़ा उस चीज को लेकर के। तो ये है पूर्वकृत कर्म। पहले आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण से तुम वर्तमान में कमजोर पड़ गए। तो कमजोर पड़ गए तो क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा शांत। तो अगर आपके अंदर कमजोरी है तो कमजोरी के कारण आपको शांत बैठना पड़ेगा, बैठना ही चाहिए, उसी को आसन कहते हैं। द्वैधी भाव के भी दो भेद कह रहे हैं। बलस्य स्वामिनश्यैव स्थिति कार्यार्थ सिद्धये द्विविधम कीर्तयते द्वैविधम षाड्गुण्य गुण वेद भी। षड गुणों के महत्व को जानने वालों ने द्वैधी भाव, सेना का विभाजन दो प्रकार का कहा। कार्यार्थ सिद्धये, विजय कार्य की इच्छा के लिए सेना के दो भाग करके सेना का एक भाग सेनापति के अधीन रखना और दूसरा राजा स्वयं अपने अधीन रख करके आक्रमण करे। फिर कहा संश्रय, उसके भी दो भेद बताए। अर्थ संपादनार्थम च पीड्यम मानस्य शत्रुभि साधुषु व्यपदेशार्थम द्विविधा संश्रय स्मृतः। शत्रुओं द्वारा पीड़ित होने पर वर्तमान में अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा आत्मरक्षा के लिए किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय लेना, और व्यपदेशार्थम साधुषु, भावी हार या दुख से बचने के लिए किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय लेना, ये दो प्रकार का संश्रय कहा जाता है। तो अब ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों के दो दो प्रकार के विभाग इन्होंने बता दिए। अब जब आप इनको एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो जो इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए, उन युद्धों के कारण आपको पकड़ में आ जाएंगे। सुग्रीव कैसा था,
कमज़ोर था, अपनी भाई से युद्ध में कमज़ोर था। तो बलवान धार्मिक राजा का उसने क्या किया, सहारा लिया, तो श्री रामचंद्र जी की शरण में चला गया। यह है संशय। युद्ध की अभिलाषा से वो चला गया कि भाई आप मेरी रक्षा करो। अब मित्र राजा के साथ मिलकर के युद्ध के लिए जाना, बाली से सुग्रीव सीधा युद्ध करने के लिए चला गया, लेकिन फ्रंट पे खुद दिखा, लेकिन किसके दम पर गया, मित्र राजा की दम पर गया। मित्र राजा यानी श्री रामचंद्र जी की दम पर गया। तो रामचंद्र जी वहां प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन युद्ध की ताक में खड़े हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हैं, यानी वो हिडन, वो शत्रु कैसा है, अदृश्य शत्रु है जो छुप करके बैठा है। तो इस प्रकार से वहां पर श्री रामचंद्र जी वहां पर गए थे बाली से लड़ने के लिए। ये जो सेना को दो भागों में वर्गीकरण करना है, 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। चित्तौड़गढ़ में जब उसने प्रवेश किया रानी पद्मावती के सौंदर्य को देख करके, तो राजा रतन सिंह के साथ उसका युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह के साथ उसने युद्ध किया तो अपने आप को क्या दिखाया, कमजोर दिखाया। सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने आसन किया था। आसन मतलब डेरा डाल लिया था, डेरा डाल लिया। आपको मैं बोलूँगा कि जो पद्मावत फिल्म बनी थी, ये फिल्म आप देखना, आपको इसमें संधि भी दिखेगा, इसमें आपको विग्रह भी दिखेगा, आपको इसमें आसन भी दिखेगा और इसमें आपको यान भी दिखेगा। ये चारों चीज़ें हैं ना, चारों पॉलिसियाँ आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो सबसे पहले उसने आसन किया है, डेरा डाल करके बैठ गया है। तो डेरा डाल करके बैठ गया है तो फिर क्या हुआ, बोले अब ऐसा है कि लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, संधि कर लो। तो संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह के महल में गया। राजा रतन सिंह जी अलाउद्दीन खिलजी के पास गए तो रतन सिंह को पकड़ लिया। यानी वहां तक तो संधि हो गई, लेकिन जब इधर आया तो विग्रह कर दिया। फिर बाद में उसे छुड़ाया गया। ठीक है, वो छुड़ाने की भी बहुत अच्छी वीर गाथा है वहां पर। अब युद्ध की जब बात आती है, आमने सामने की युद्ध की बात आती है, तो अपने आप को, अपनी सेना को उसने दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया, भगा दिया, आधी सेना को भगा दिया। और क्या दिखाया रतन सिंह जी को कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना डर गई, भाग गई। तो इनका, रतन सिंह जी का मनोबल बढ़ गया और ये जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो पीछे से सेना ने आकर के आक्रमण कर दिया। तो इस फिल्म के अंदर आपको ये युद्ध की नीतियां देखने को मिलेंगी। एक फिल्म और देखना, बाहुबली। बाहुबली में भी आपको युद्ध की नीतियां समझ में आएंगी, किस प्रकार से युद्ध किए गए। और भी जो फिल्में जो युद्ध पर आधारित हैं, तो वो युद्ध की पॉलिसियां जिस प्रकार से अपनाई गई वो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। चाहे अंग्रेजों के साथ भारतीयों का युद्ध हुआ हो, चाहे महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ हो, चाहे गौरेला युद्ध नीति तात्या टोपे की रही हो। गौरेला युद्ध नीति क्या कह रही है, आप सामने से तो नहीं लड़ सकते ना, लेकिन छुप करके लड़ सकते। तो छुप करके लड़ने का नियम है, और छुप करके लड़ने का नियम सबसे पहले किसने बनाया था इतिहास के अंदर, श्री रामचंद्र जी ने बनाया। वो सीधे सामने से आकर के बाली से नहीं लड़े, उन्होंने छुप करके उस पर प्रहार किया। क्यों? जब शत्रु बलवान हो और आपके पास सेना कम हो, शत्रु बलवान हो और आपके पास सैन्य बल कम हो, और आपको गौरिल्ला युद्ध नीति यानी इन्हीं का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि आप छुप करके युद्ध करें। तो लंबे समय तक महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी और आसाम के जंगलों में उधर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, परिश्रम किया था। तो उन्होंने भी गौरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था। तात्या टोपे ने भी गौरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था। तो ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। महाभारत काल में भी यही चीज़ें देखने को आई कि छुप करके युद्ध करना, इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था। तो अब थोड़ा विस्तार के साथ इनको बता रहे हैं। यदा अवगच्छेद आयात्म्या आधिक्यम ध्रुवम आत्मनः तदाप्ते चाल्पिकाम पीडाम तदा संधिम समाश्रेत।
राजा जब यह समझे कि इस युद्ध समय युद्ध करने से थोड़ी बहुत पीड़ा या हानि अवश्य प्राप्त होगी और भविष्य में युद्ध करने से अपनी वृद्धि होगी और शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाएगी, तब तक शत्रु के साथ मेल करके धीरज बना करके रखे। इसको बोलते हैं संधि। संधि का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जब आपको लगता है कि आप इससे टक्कर नहीं ले सकते और वर्तमान में टक्कर लेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए संधि कर लो। तो सबसे पहला प्रस्ताव यही जाता था राजाओं के द्वारा संधि करने का, जब उनको अपना सामर्थ्य कमजोर दिखाई देता था। पर वो संधि स्थायी नहीं होती थी। संधि के बाद क्या होगा? विग्रह होगा। विग्रह का मतलब क्या होगा? अपने बल को बढ़ाना, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना। जब तक पूरी तरीके से आप आश्वस्त ना हो जाओ तब तक बाहर से संधि बनाए रखना, और जब आपको लगे कि आप हमला कर सकते हैं, आप विद्रोह कर सकते हैं, शत्रु राजा के साथ आप युद्ध करने के लिए समर्थ हैं, आपने अपना सैन्य बल बढ़ा लिया है, आपने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित कर लिए हैं, तब आपको क्या करना है? अब आपको विग्रह करना है। तो ये संधि का और विग्रह का प्रयोग भारतीय राजाओं ने भी किया और भारतीय राजाओं के प्रति विदेशी राजाओं ने भी किया। जिसकी नीति में दम था वो युद्ध को जीत गया था। यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर भृशम अत्युक्षित्रम तदात्मानम तदा कुर्वेत विग्रहम। जब अपनी सब प्रकृतियां, राजा की बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं, 7-8 प्रकार की प्रकृतियां, जिनको मंत्री, प्रजा, सेना, कोषाध्यक्ष, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब ये प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां यानी विभाग, ये विभाग उसको प्रसन्न दिखाई दे, हृष्ट पुष्ट दिखाई दिए, तंदुरुस्त दिखाई दिए, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे, उत्साही दिखाई दे, तो समझ लो किसका अवसर आ गया है? विग्रह करने का अवसर आ गया है। तो फिर क्या करें? आप विग्रह कर देवे। हमने भी यही किया था अंग्रेजों के खिलाफ। जब हमको लगा कि हमारा शक्ति सामर्थ्य उनके प्रति कमजोर है तो संधि बनाए रखी, और जब लगा कि हमारा सैन्य बल बढ़ गया है तो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े गए। पर हालांकि वो बहुत चालाक थे, वो ज़्यादातर नीतियों को पास होने नहीं देते थे, और उसमें कुछ हमारे लोग हुआ करते थे अति महत्वाकांक्षी काले अंग्रेज, जो भेद दे देते थे। इसलिए उन कम लोगों से 200 वर्षों तक हमें युद्ध करना पड़ा, क्योंकि मानसिक गुलामी हमारे लोगों के भीतर ज़्यादा आ गई थी। महत्वाकांक्षा, पद की अभिलाषा, चाटुकारिता, ये चीज़ें ज़्यादा थी। तो ये विग्रह कर देना चाहिए, विग्रह का नियम है। अब विग्रह को आप अधर्म नहीं कह सकते, विग्रह करना भी धर्म है, ठीक है। फिर यान के विषय में करें, यदा मन्येत भावेन हृष्टम पृष्ठम बलम स्वयकम परस्य विपरीतम चा तदा याया द्रुपुम प्रीति। जब अपने बल अर्थात सेना को आप हर्षित हृष्ट पुष्ट देखो और शत्रु के बल को कमजोर पाओ, तब आपको क्या करना है? शत्रु पर आक्रमण करने के लिए यान यानी आपको प्रस्थान करना है। संधि के बाद यान नहीं होगा, संधि के बाद विग्रह होगा। अगर किसी से मेल जोल किया है तो मेल जोल को आप खत्म करोगे, संधि को भंग करोगे, सीज फायर का आप उल्लंघन करोगे, ठीक है। और फिर आप प्रस्थान करोगे, यान करोगे, आप चल पड़ोगे लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आप कूच करोगे, तो इसको कहा यान। आसन, यदा तो स्यात् परिक्षीणो वाहनेन बलेन च तदा सीत प्रयत्नेन शनैकैः सांत्वन नरीयन। जब सेना बल वाहन आदि से क्षीण हो जाए तब शत्रुओं को नीति से प्रयत्न पूर्वक शांत करता हुआ अपने राज्य में शांत बैठा रहे। अब चल पड़ा युद्ध के लिए, युद्ध के लिए चल पड़ा तो क्या देखा कि किला अजेय है, जैसे कि सिंहगढ़ का किला था, अजेय किला था। तो भारत के कई ऐसे किले थे जिन पर आक्रमण करना, चढ़ाई करना, उनको भेद पाना बड़ा कठिन होता था, और वहां तक जाने में महीनों लग जाते थे, कई प्रकार की प्रतिकूलताएं होती थी। तो वो जो सेना उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए गई, वो रास्ते में थक जाती थी, भोजन सामग्री खत्म हो जाती थी,
तो परेशान हो जाते थे, कईयों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता और लगता कि भाई ये तो पहाड़ है, इस पहाड़ को कैसे भेदेंगे, और अभी इससे अगर लड़ने जाएंगे तो मर जाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, रेस्ट करो, आसन। तो आसन की दोनों कंडीशन हो गई, या तो आपका सामर्थ्य घट गया है और आप अगर ऐसे में अगर लड़ाई करोगे तो निश्चित रूप से मारे जाओगे, तो इसलिए आसन, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, अपने राज्य में शांत हो जाओ, अथवा निकटवर्ती राज्य की सीमा में जाकर के शांत बैठ जाओ, कहीं पर छुप जाओ। और दूसरी आसन की कंडीशन क्या थी कि शत्रु राजा अपने किले से बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको घेर करके बैठ जाओ, ये भी आसन है, उसको घेर करके बैठ जाओ, निकलेगा तो यहीं से, आज नहीं तो कल, इस सीजन नहीं तो अगले सीजन। और भारत में मौसम एक जैसा नहीं होता, मौसम बदलते हैं, भयंकर भीषण गर्मी भी पड़ती है, भीषण बरसात भी होती है और भीषण शीत का भी प्रकोप होता है। तो कोई भी राजा अपने राज्य में कब तक छुपा रह सकता है? 4 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मौसम बदलेगा, मौसम की मार पड़ेगी और ज़्यादा स्टोरेज होता नहीं था। चिंता कैसे ज़्यादा है? जो स्त्रियों और बच्चों के साथ है उनको चिंता अधिक होती है, और जो केवल लड़ाके हैं उनको चिंता नहीं होती। सामने किले के बाहर, राज्य के बाहर चारों ओर से कवर करके शत्रु खड़ा है, उसके साथ बच्चे नहीं है ना, उसके साथ स्त्रियां नहीं, तो उसकी कमजोरी नहीं है। कमजोरी उसकी है जो घर में बैठा है, किले में बैठा है, जिनके यहाँ बच्चे हैं, जिनके यहाँ स्त्रियां हैं, अभाव उनका अधिक होगा। खाना इन्होंने भी स्टोर कर रखा है, खाना उन्होंने भी स्टोर रखा है, स्टोर दोनों ने किया है, पर जिसका पहले खाना खत्म होगा, जिसको पहले असुविधा होगी, वो मारा जाएगा। लेकिन जो युद्ध की नीति से आया है तो वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए साधन लेकर के ही चलेगा, इसलिए आसन करो। मने तारिम यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम तदा द्विधा बलम कृत्वा साधयेत कार्यम आत्मनः। राजा जब शत्रु को अपने से अत्यंत बलवान जाने तब सेना को 2 भागों में बांटकर आक्रमण करे, अपना विजय कार्य सिद्ध करे। अब ये क्या देखा गया कि आपकी सेना है 4000, शत्रु राजा की सेना है 6000, 8000, 10000, बहुत ज़्यादा है। तो आप सामर्थ्य आपने देखा इसका ज़्यादा है, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस में लाओ और अपनी सेना को और घटा दो। 4000 के स्थान पर अपने आप को कितना दिखाओ? 2000। आजा भाई, तो उसको पीछे से जाकर के मारो, पीछे से जाकर के मारो, क्योंकि वो देखेगा कि ये तो 2000 लोग हैं, हम 8000 लोग हैं, तो इतने लोग जाकर के क्या ही करेंगे। तो मुख्य जो सेनापति है, मुख्य जो राजा है, जाओ तुम जाओ, उसको टारगेट करो या अंदर महल में घुस जाओ। एक ये प्रकार होता है। दूसरा प्रकार ये होता है कि अपना सेना है कम लेकिन अपनी सेना को ज़्यादा दिखा दो, ये भी एक तरीका होता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप अधिक दिखाई दो। तो आप जो शस्त्र फेंकते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, तो उसके क्षेत्र ज़्यादा हो जावे। जो बाहर से तीर मारे जाएंगे, भाले मारे जाएंगे, तोप चलाए जाएंगे, उसके क्षेत्र ज़्यादा हो जाएंगे। जब क्षेत्र ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या सोचा जाएगा कि ये तो लोग बहुत हैं, जबकि रिमोट उसका एक था, एक रिमोट से ही 10 तोपें चल रही थी, एक मतलब नियंत्रण कक्ष से, और सैकड़ों तीर निकल रहे थे। तो कैसा लग रहा था वहाँ कि वहाँ अनेक योद्धा लोग खड़े हैं, अनेक रथी महारथी लोग खड़े हैं। तो ऐसे उसको भ्रम में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का प्रयोग हो। एक सीन था बाहुबली में कि वो अपने को ज़्यादा दिखाने के लिए उसने बैलों के ऊपर, गायों के सिर पर आग मशाल लगा दी थी, मशाल जला दी थी। तो उसको लगा ये तो लोग बहुत हैं, जबकि बहुत नहीं थे, वो तो गाय निकल करके जा रही थी। तो ये होते तरीके, इसको बोलते हैं ट्रैप। अपनी सेना को कम दिखाना ये भी ट्रैप होता है, और अपनी सेना को कम होते हुए ज़्यादा दिखाना ये भी ट्रैप होता है। इसको बोलते हैं द्वैधी भाव। संश्रय यदा परबलानां तो गमनीयतम तमो भवेत्
तदा तो संसरेत क्षिप्रम धार्मिकम वलिनम नृपम। जब राजा यह समझ ले कि अब मैं शत्रु राजा से पराजित होकर उसके वश में हो जाऊंगा, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का वह आश्रय ग्रहण कर लेवे। अब लड़ने के लिए चला गया है, सारी चीजें हो गई, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि सैन्य बल कमजोर हो रहा है, अस्त्र शस्त्र कम पड़ रहे हैं और सामर्थ्य भी अब कम दिखाई दे रहा है। तो किसी अच्छे राजा के पास अपना संदेशा भेज दो सहायता के लिए। उस अच्छे राजा, धार्मिक राजा, जो चीज़ों को जानता है, समझता है, उसका आप आश्रय लेवें, वो आपकी सहायता करेगा। अब यहां पर कहा किसी धार्मिक बलवान राजा के पास जाना। धार्मिक बलवान राजा किसकी सहायता करेगा? जो युद्ध धर्म के लिए लड़ रहा होगा। अधर्म के लिए लड़ रहा होगा उसके पक्ष में कभी नहीं जाएगा। ये एक बड़ी कंडीशन होती है। वैसे क्षत्रियों का यह गुरूर होता है कि जो कमजोर होगा उसके साथ लड़ेंगे, कमजोर के साथ जाकर के क्षत्रिय हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन एक दूसरी भी कंडीशन रहती है कि क्या ये कमजोर है, मतलब क्या ये धार्मिक है, क्या इसकी लड़ाई जायज़ है। अगर ये कमजोर पड़ रहा है तो चलो फिर हम इसके साथ मिल जाते हैं और इसकी सहायता करते हैं। तो कारण देखे जाते हैं। राष्ट्र का आत्मसम्मान है, स्त्री का सम्मान है, गऊ का सम्मान है, क्या है, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए राजा फिर उसकी सहायता करने के लिए चल पड़ता है। तो ये है निग्रहम प्रकृतीनाम च कुर्याद योरि वलस्य च उपसेवेत तम नित्यम सर्वयत्नेर गुरुम यथा। जो राजा शत्रु राजा की सेना आदि का और अपनी विद्रोही प्रजा अमात्य सेना आदि का नियंत्रण करे, उस आश्रयदाता राजा की जैसे गुरु की सत्य भाव से सेवा की जाती है, वैसे निरंतर सब उपायों से सेवा करें। अब आपने देखा कि आपने जिस राजा का आश्रय लिया वो आपको सब प्रकार से सहायता दे रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, आपको अस्त्र शस्त्र दे रहा है, आपको अपनी सेना दे रहा है, आपको चिकित्सक दे रहा है और बहुत सारी योजनाएं बता रहा है। तो ऐसे राजा की सेवा आपको गुरु मान करके करनी। जैसे शिष्य गुरु की सेवा करता है, ऐसे ही उस आश्रयदाता राजा का आपको सेवा करना है, उसको मानना है, उसका सत्कार करना है। तभी वो आपकी सेवा से संतुष्ट होगा और वो अपनी कृपा तुम पर बनाए रखेगा। तो यदि तुम चाहते हो कि उसकी कृपा तुम पर बनी रहे, उसका हाथ तुम्हारे सिर पर बना रहे, तो तुम अपने हाथ को उसके सिर पे नहीं उसके पैरों पे रखो। अपना हाथ उसके पैर पे रखो तो उसका हाथ आपके सिर पे बना रहेगा। ये पॉलिसी है। तो इस प्रकार से ये युद्ध नीतियों की चर्चा है। आगे भी युद्ध नीति की चर्चा आएगी। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम